अच्छा, सबका ही सोच लो एक बार और। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, है ना, लोकतंत्र। हैं? ग्रीन वाली नहीं, तो ग्रीन तो ये है ऑलरेडी। व्हाइट दिखेगी नहीं? ये थोड़ी चलेगी। अच्छा, पीछे वाले बोर्ड वाली क्या? ये वाली? तो हमारा चल रहा था लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। देखो, मैंने क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और आपने कहा कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष। देखो, एक होता है लोकतंत्र प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। और क्वेश्चन में क्या था? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, कोई नहीं, यही था क्वेश्चन में। चलिए, तो आंसर क्या है आपका? दोनों। आपका आंसर दोनों आया। और किसी का? देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र को समझ लिया तो उसके बाद में आप इन दोनों को आसानी से समझ सकते हो। लोक का मतलब क्या होता है ये बता दो। लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब हो गया जनता। देखो, यहां पर हो गया लोक और ये हो गया तंत्र, तो इसका मतलब हो गया जनता। और तंत्र का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, व्यवस्था। व्यवस्था हम सरकार को कहते हैं, जहां व्यवस्था होती है वही सरकार है। अब इसका मतलब हुआ कि व्यवस्था को चलाने वाले लोग जो है उनको हम कहते हैं मंत्री। ये मंत्री हो गए। और मंत्री आते कहां से? जनता के बीच में चुनाव जीत कर आते हैं। अब यहां पर चुनाव जो है दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन आपको वहां नहीं जाना है, आपको लोकतंत्र तक ही सीमित रहना है एक बार, कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो सरकार और जनता, इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। यहां इनके बीच में कोई नहीं है, सरकार और जनता के बीच में कोई भी नहीं है। ये देखो, अप्रत्यक्ष का डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो, एक तरफ होगी सरकार और बीच में होंगे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सांसद, जनता के द्वारा चुने हुए लोग, और उनके नीचे होगी जनता। अब ये दोनों डायग्राम आप देखकर इसका अंतर कर सकते हो आराम से। और एक नई चीज और है कि जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसका एक नाम और है जिसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारत में कौन सा लोकतंत्र है, और आपने कहा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यही था। आपने क्या कहा? अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, 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 प्रत्यक्ष। लेकिन आपका जवाब गलत। अब गलत कैसे हुआ ये पूछो। देखो, क्या हमारे यहां पर सरकार और जनता एकदम रिलेशन एकदम सीधा बनाती है? नहीं बनाती है। यानी कि हमारे यहां सरकार और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि होते हैं।
और ये बैठते हैं संसद में, और संसद में सरकार इनसे पूछकर काम करती है। सरकार को कोई कानून बनाना है, कोई बिल पास करना है, या कोई प्रस्ताव लाना है, या कोई नई योजना बनानी है, तो सरकार डायरेक्ट जनता से नहीं पूछेगी। सरकार पूछेगी जनता के चुने हुए लोगों से, जो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उनकी परमिशन लेकर उसके बाद में सरकार काम करती है। उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम बने थे, आपने सुना है कि उन्होंने एक दिल्ली में दरबार आयोजित किया था। दिल्ली में दरबार आयोजित किया था और जनता को बुलाया कि आम आदमी का आम मुख्यमंत्री और आपके बीच में बैठकर आपकी समस्या सुनेगा, और यहां किसी प्रकार की दूरियां नहीं है, हम आपके बीच में रहेंगे, आपने हमें बनाया है, और हम जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 5 तारीख को सभी दिल्लीवासी आ जाएंगे अपनी अपनी समस्या लेकर और दिल्ली के दरबार में। अब यहां अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों और मंत्रियों को लेकर पहुंच गए और पूरी जनता उमड़ पड़ी समस्या लेकर। अब वहां हुआ कि एक्चुअल में जब मुख्यमंत्री ने वहां उन लोगों की समस्या सुनना स्टार्ट किया तो अजीबोगरीब समस्या आने लगी। कोई कह रहा है कि हमारे यहां पर स्कूल में टीचर नहीं आया, कोई कह रहा है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है मेरे घर के आगे सड़क टूटी हुई है, कोई कह रहा है पेड़ टूट कर गिर गए। इस प्रकार की समस्याएं लोगों की व्यक्तिगत आने लगी और अजीबोगरीब समस्याएं जनता बता रही है। अब मुख्यमंत्री ने बोला रुको रुको रुको, आपने जो समस्या बताई है ना, ये पर्चियों में लिख लिख कर इस बॉक्स में डाल देना और अपने विधायक को बता देना जिसको आपने वोट दिया है, और हम विधानसभा में चर्चा कर लेंगे। तो ये तो पहले सिस्टम बना हुआ ही था ऑलरेडी। जब सिस्टम पहले बना हुआ था तो आपने सिस्टम को क्रॉस क्यों किया? विधानसभा के अंदर बैठकर जनता की समस्याओं की चर्चा करना यह संविधान में लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम को क्रॉस करके यह गलती कर दी, वो जनता के बीच में चले गए कि यहां पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाएंगे। यानी कि उन्होंने यह करने की कोशिश की थी, सरकार सीधे जनता के बीच में चली गई। और हमारे यहां जनता इतनी जागरूक नहीं है। अगर ऐसे सरकार और मंत्री बीच में चले जाएं कि लाओ समस्या, तो जनता समस्या ही लाएगी और क्या लाएगी? जब समस्या मांग रहे तो समस्या लाएगी, और आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे मंत्री को, चलो मेरे घर मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे घर के आगे वो कुत्ता मरा है कल से, उसको उठाओ पहले, तब मैं मानूंगा आप सरकार है, तब हमारी सुनते हैं। तो हमारे यहां पर क्या है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि लोग राष्ट्र की चिंता नहीं करते, लोग अपनी खुद की चिंता करते हैं। हाँ, ये एक देश है दुनिया में, स्विट्जरलैंड। देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, और जो कम है वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अत्यंत जागरूक लोग हैं। हाँ, उनकी ऐसी डिमांड नहीं है, तो इसलिए वहां पर सक्सेस है। लेकिन भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर बना दिया तो यह समस्या खड़ी हो जाएगी। सारे देशों में, स्विट्जरलैंड को अगर छोड़ देना तो सभी देशों में लोकतंत्र कौन सा है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और ये सक्सेस है, ये सफल है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। हमारे यहां लोग वोट कैसे देते हैं पता है? 500 रुपए लेकर। 500 रुपए लेकर आप कहीं भी वोट दिलवा सकते हो जनता से। जब यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि पैसे लेकर लोग वोट डालते हैं, तो कहीं भी वोट डलवा सकते हो, सरकार को गिरा सकते हैं फिर तो इसलिए क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हालांकि जनता जब चाहे तब सरकार को वापस बुला सकती है। जैसे हमारे यहां जनप्रतिनिधि है ना, ये सरकार को गिराते हैं, और स्विट्जरलैंड में जनता सीधे सरकार को गिरा सकती है, और वहां पर सरकार कोई काम करेगी तो जनता से परमिशन लेगी, जनता से प्रस्ताव पारित करवाएगी। और हमारे यहां पर जनता प्रस्ताव पारित नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि प्रस्ताव पारित करते। देखो, रियल डेमोक्रेसी तो यही है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां पर यह सही नहीं है, और जहां लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो। देखो, अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति के लोग जहां रहते हैं ना, तो उनकी विचारधारा अलग अलग होगी, और उनको एक मत करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमारे यहां पर ये सक्सेस नहीं है, यही अच्छा है। हमारे यहां क्यों, जापान, अमेरिका, जर्मनी जो विकसित देश है, वहां भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो अब आपको यह समझना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है।
तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था परसों, उसमें आपको आंसर यही था कि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष। अब एक चीज और है, भारत में आपने नाम सुना है ग्राम सभा? किसी ने सुना है ग्राम सभा? कहां होती है ग्राम सभा? अगर आप ग्राम सभा को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। गांव की जो सरकार होती है, जिसका मुखिया कौन होता है पता है? सरपंच होता है। और सरपंच ग्राम सभा का मुखिया होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। और इस ग्राम सभा को हम कहते हैं भारत की लघु संसद, गांव की लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट। और इसके जो मेंबर होते हैं ना, वो होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में नाम किनका होता है बताओ? कितनी उम्र वालों को होता है? 18 वर्ष। जिनकी 18 वर्ष पूरी हो गई है, वो ग्राम सभा का मेंबर है और ग्राम सभा की बैठकों में आता है। और ग्राम सभा में बैठकों में आता है तो सरपंच से सवाल पूछता है, वो सरपंच सरकार है। गांव की सरकार का मतलब है सरपंच। और गांव की संसद के अंदर बैठते हैं गांव के लोग जिनके 18 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। यहां पर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में अगर आपको यह पूछ लें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक छोटा सा अनूठा उदाहरण बताइए, तो आप कहेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। बाकी बड़े लेवल पर देखें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसी लोकतंत्र पे काम करती है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप अगर गौर करें तो सबके पास मोबाइल है और सबके पास इंटरनेट है, और सरकार क्या कर रही है तुरंत हमें पता लगता है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर ले जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये जरूर इसमें टेक्नोलॉजी सुधार करेगी कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ जाएंगे। जागरूकता फैल रही है। आप देखो, अब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए ताजे ताजे और बीजेपी को फुल बहुमत नहीं मिला, और आम जनता को यह पता है कि बहुमत क्या होता है और बहुमत नहीं मिलने पर क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, ये आम जनता को पता लग गया। तो ये क्या है? एक राजनीतिक जागरूकता है, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जागरूकता आने के बाद में, पहले नहीं। चलिए लिखिए, अब इसको आप लिखो, हेडिंग डालो लोकतंत्र। लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र का आप ये डायग्राम बना लो पहले, उसके बाद में हम लिखते हैं। हो गया? चलिए अब आप लिखो, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनहित में कार्य करे। जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनहित में कार्य करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनहित में कार्य करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगला पॉइंट डालकर लिखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन,
अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखिए, भारत में वर्तमान अप्रत्यक्ष ऑब्लिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारत में वर्तमान अप्रत्यक्ष ऑब्लिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र यहां लिखा है, देख लो, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। विश्व में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद में आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डालकर ऐसे लिखिए, भारत में पंचायती राज की ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण है। पंचायती राज की ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण है। उसके बाद में हम बात करते हैं गणराज्य। देखो, गणराज्य और लोकतंत्र को कुछ लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, और इसको हम कहते हैं रिपब्लिक स्टेट इंग्लिश में। अब रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंश के आधार पर नहीं बनता है। यहां पर लिखा है गण और यहां पर लिखा है राज्य। तो गण का मतलब क्या हुआ? जनता। गण का मतलब हो गया जनता। और इस राज्य का मतलब क्या हुआ? इस राज्य का मतलब हो गया देश, देश या राष्ट्र। और इस देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि भारत का मुखिया राष्ट्रपति है। तो इस देश का मुखिया गण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, उस देश को हम कहते हैं गणराज्य। वंश के आधार पर न हो, यानी कि निर्वाचित होता है, इसलिए हम कहते हैं गणराज्य। देखो, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है अधिनायक तंत्र, एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजतंत्र। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देखो कैसे विपरीत है, आप थोड़ा सा गौर करें। राजतंत्र नाम तो सुना ही होगा आपने, राजा द्वारा, गुड। और लोकतंत्र में किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। देखो, राजतंत्र जो होता है उसका ऑपोजिट होता है गणराज्य, और लोकतंत्र का ऑपोजिट होता है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र का मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, ऐसा देश का मुखिया जो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक है, यानी कि तानाशाह है। आपने नाम सुना होगा
दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जो है वो अधिनायक तंत्र है। हालांकि राजतंत्र भी है, लेकिन अधिनायक तंत्र वो होता है जो निरंकुश होता है, जिसके ऊपर जनता का अंकुश नहीं होता है। राजतंत्र जैसे जापान में राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र के साथ में लोकतंत्र भी है। जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, या राजतंत्र के साथ में लोकतंत्र अपनाया गया है। और जहां पर अधिनायक तंत्र, या अधिनायक तंत्र में या तो राजतंत्र से अधिनायक हो सकता है, या कुछ लोगों की एक पार्टी होती है, जैसे चाइना है। चाइना भी ऑटोक्रेटिक है, उसमें भी लोकतांत्रिक नहीं है, दिखावे का लोकतंत्र है चाइना में। आपको पता होना चाहिए चाइना में एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कुछ 4-5 लीडर है, वही तय करते हैं कि देश की सरकार का मुखिया कौन होता है, और उसी में से बनते हैं वो लोग। और चुनाव तो होता है वहां, टाइम पर चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में जनता के पास विकल्प नहीं है, पार्टी एक ही है, उसी पार्टी को वोट डालने आपको। हाँ, उसी पार्टी में 2 या 4 लोग होंगे, जितने भी खड़े होंगे, उसमें आपको जो बेस्ट कैंडिडेट लगे उसको आप वोट दे दो। पार्टी उन्हीं की रहेगी, पार्टी एक ही रहेगी, वहां कोई अलग पार्टी का प्रावधान नहीं है। बीजेपी है, बीजेपी के अंदर अलग अलग, हाँ, जैसे बीजेपी है तो एक पार्टी होगी, तो उसके अलग अलग कैंडिडेट आगे। अब आपको जो अच्छा लगे कैंडिडेट उसको वोट दीजिए। तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि आपको क्या करना है पार्टी से, आपको तो व्यक्ति चाहिए ना, उस व्यक्ति को वोट दे दो। लेकिन जनता कहती है कि हमें एक हमारे अनुकूल विचारधारा वाली पार्टी चाहिए, जो लोकतांत्रिक विचारधारा वाली हो। तो इस प्रकार का ऑप्शन वहां पर नहीं है। जहां ऑप्शन खत्म वहां लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शन है। अब हमारे यहां पर देखो, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, एनडीए नहीं तो इंडिया, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की सुंदरता यही होती है कि जनता के पास एक से ज्यादा विकल्प होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं वहां दलीय व्यवस्था होती है। दलीय व्यवस्था का मतलब होता है पार्टी सिस्टम। और पार्टी सिस्टम की बात करें तो जैसे अमेरिका है तो यहां बहुदलीय द्विदलीय व्यवस्था है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में 2 पार्टी सिस्टम है, जिसको बाई पार्टी सिस्टम या द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ेगी। आपने देखा ब्रिटेन में भी चुनाव आने वाले हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। 2 के अलावा वहां कोई पार्टी नहीं बना सकता। अमेरिका में भी ऐसा ही है, 2 पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, 465 पार्टियों ने भाग लिया है। 465 पार्टियों ने भाग्य आजमाया है कि हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आप देखो सीटें किन को मिली है, कुछ एक पार्टियों को सीटें मिली है, बाकी केवल भाग्य आजमाते रहते हैं, हर बार कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुदलीय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, कितनी भी पार्टियां हो सकती है। और दलीय व्यवस्था के अपने गुण और दोष हैं। बहुदलीय व्यवस्था है तो ज्यादा विकल्प है, और 2 दल की व्यवस्था में विकल्प 2 ही है आपके पास। एक पार्टी सत्ता में बैठेगी, एक विपक्ष में बैठेगी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और मजबूत विपक्ष वहां पर मिलता है जहां पार्टियां 2 ही है। एक सत्ता में है, यानी कि बहुमत से उसको सत्ता मिल गई, और एक के पास में 1-2 सीट कम पड़ गई तो विपक्ष बन गई, लेकिन मजबूत तो है वो। और अब मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार की नकेल कस कर रखेगा, वो सरकार की हर योजना की, हर नीति की आलोचना करेगा, और सरकार हमेशा दबाव में रहेगी। निरंकुशता उसकी खत्म हो जाती है, और जहां विपक्ष खत्म वहां सरकार निरंकुश। इसलिए लोकतंत्र में अच्छा विकल्प ये है कि एक बेहतर और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो इस बार जनता ने दिया है। अभी आप देखो जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसके ऊपर एक मजबूत तरीके से अंकुश रहेगा, और निरंकुश नहीं हो सकती सरकार। और अब देखना कल्याणकारी योजनाएं भी आएगी, भर्तियां भी आएगी, जनहित में कार्यक्रम भी चलेंगे। तो आपको इस प्रकार की समझ रखना है लोकतंत्र के बारे में। चलिए अब आप लिखना स्टार्ट करें, मैं बोलता हूं गणराज्य। गणराज्य में आप लिखो लिखो
गण का अर्थ है जनता, गण का अर्थ है जनता, तथा राज्य का अर्थ है देश। राज्य का अर्थ है देश। जिस देश में राष्ट्र का मुखिया, जिस देश में राष्ट्र का मुखिया, ब्रैकेट में लिखना राष्ट्रपति, जिस देश में राष्ट्र का मुखिया या राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ब्रैकेट में लिखना वंशानुगत नहीं, वंशानुगत, ऐसे लिखो वंशानुगत, वंशानुगत नहीं, उस देश को गणराज्य कहते हैं, उस देश को गणराज्य कहते हैं। भारत का गणराज्य फ्रांस से प्रेरित है, भारत का गणराज्य फ्रांस से प्रेरित है। तो ये हुआ गणराज्य, और हम यहां पर पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ पढ़ रहे हैं। तो अभी अगला जो अर्थ आएगा वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। न्याय शब्द जो है, न्याय, न्याय का मतलब होता है समान, और बात आती है सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय का मतलब होता है इस प्रकार से समान ये क्या आ गया, यहां पर क्या, इसको भी अभी आना था जब मैं सामाजिक लिख रहा था उस समय। सामाजिक न्याय या इंग्लिश में कहें तो सोशल जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है सबको बराबर रखना, सबको समान रखना, और सामाजिक का मतलब समाज के अंदर, समाज के अंदर धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, सांस्कृतिक आधार है, इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय कहेंगे। अब देखो, सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया भेदभावों पर रोक। अब ये भेदभाव है कौन से, ये आप देख लीजिए। हमारे देश में खूब सारे भेदभाव होते हैं। भेदभाव किस आधार पर होते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव। हमारे यहां पर जातियों के आधार पर खूब सारे भेदभाव आपने देखे होंगे। हमारे यहां पर धर्म के आधार पर खूब भेदभाव होते हैं, और क्षेत्र के आधार पर क्या नहीं होते हैं, कि तुम बिहार के हो, हम राजस्थान के हैं, तो उसे हम कहते हैं जन्म स्थान के आधार पर। रंग के आधार पर होते हैं, रूप, रंग, नस्ल के आधार पर होते हैं। इन आधारों पर होने वाले जितने भी भेदभाव है, उन भेदभावों को अगर हम खत्म कर दें तो उसे हम कहेंगे सामाजिक न्याय है। पहले तो आप ये समझो कि नस्ल क्या होती है। आपने सुना है द्रविड़ नस्ल, आर्य नस्ल। उत्तर भारत वाले आर्य नस्ल के हैं और दक्षिण भारत वाले द्रविड़ नस्ल के हैं, जो काले हैं। अच्छा, उत्तर भारत के जो लोग हैं ना, जो गोरे हैं, वो प्राचीन काल में ऐसा बताया जाता है कि यूरोप से आए थे उनके पूर्वज। हमारे पूर्वज यूरोप से आए थे, और द्रविड़ जो है यहाँ के मूल के हैं, यानी कि इसी देश के हैं।
हैं? क्या? अच्छा, कई कंफर्म कर रहे हैं कि मैं द्रविड़ हूं या आर्य हूं। आप सब गोरे हैं, काला रंग तो आपने देखा ही नहीं है। काला रंग का मतलब होता है कि काला, एकदम काला, ऐसा काला, ऐसा काला, ऐसा काला, और इतना काला कि वो घनघोर काला, आपकी शर्ट से भी काला। ब्लू है क्या? वो नेवी ब्लू होगा। नेवी ब्लू दूर से काला दिखाई देता है ना। देखो, आप साउथ में जाओ, जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं ना, विषुवत रेखा के आसपास, महाराष्ट्र में भी है काले। क्या? महाराष्ट्र में इतने नहीं है जितने तमिलनाडु और केरल में है, और उससे भी ज्यादा काले आपको मिलेंगे अफ्रीका के कई देशों में। हाँ हाँ, क्रिकेट में, हाँ वही वही। तो एक्चुअल में वो होता है काला रंग। तो हमारे यहाँ जो काला, जिसको काला बोलते हैं ना, वो सांवला रंग है। ये काला नहीं होता है, वो सांवला होता है। और जो व्यक्ति काला है वो अपनी काले लोगों को पसंद करेगा, वो गोरे लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसे कहते हैं अपनी नस्ल के साथ में रहना। और गोरे लोग जो होते हैं ना, वो गोरों को ही पसंद करते हैं। तो आप साउथ में जाओ, वो जब अपनी लड़की का सगाई करते हैं या लड़के का सगाई करते हैं, तो वो देखते हैं कि लड़की कैसी है, लड़की ठीक है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, बहुत अच्छा कमा रही है। लास्ट में पूछते हैं लड़की काली तो है ना? नहीं नहीं, लड़की गोरी है। तो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। नस्ल कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने कुनबे के अंदर ही रहें, बाहर नहीं। लड़की गोरी है इसका मतलब वो अपनी नस्ल की नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नस्ल। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास नहीं बैठूंगा, आप काले हैं, मैं काला हो जाऊंगा, तो इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। रंग के आधार पर भी हो सकता है, भूरे रंग वाले भी होते हैं यहां पर, लाल रंग वाले भी होते हैं, लाल वाले भी मिल जाएंगे आपको। क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जैसे आप बिहारी हैं, आप तमिलनाडु वाले हैं, हम राजस्थानी हैं, हम मारवाड़ी हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। बाकी ये सब है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय। समझ गए? सामाजिक न्याय। अभी आप अटकोगे नहीं कहीं भी। अब मैं आपको एक शब्द बताता हूं जो बहुत ही कीमती शब्द है आपके लिए। सहिष्णुता शब्द है। सहिष्णुता, कोई मतलब बता सकता है इसका क्या होता है? सहनशील होना। वेरी गुड। यानी कि टॉलरेंस, इंग्लिश में बोले तो टॉलरेंस, और इनटॉलरेंस इसका ऑपोजिट होता है इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। और इसका मतलब होता है, ध्यान से सुन लेना, कि जिस देश में सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव होते हैं उस देश को कहते हैं असहिष्णु राष्ट्र। यानी कि सहिष्णुता उसे कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको देखकर आपको लगता है कि उनका पहनावा अलग टाइप का है, उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है, बोलने का तरीका उनका अलग है, और उनको देखने के बाद में अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो आप क्या होंगे? सहिष्णु या असहिष्णु? आप असहिष्णु कहलाएंगे। तो सहिष्णु वो होता है जो उनको सहन कर ले, उनको माने कि हमारे देश के लोग हैं और इनको भी यहां रहने का अधिकार है, और हमारे जैसे ही है, बस कल्चर अलग है। यानी कि जो जीवन शैली है वो लोगों की अपने अपने स्टाइल की होती है। तो जीवन शैली के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसी को हम कहेंगे सहिष्णुता। लिखो, सामाजिक न्याय में आप लिखिए, नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करना। सामाजिक न्याय कहलाता है। इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करना सामाजिक न्याय कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो, सहिष्णुता। सहिष्णुता लिखकर उसके सामने लिखो
सहिष्णुता, ऐसे लोगों के प्रति सहनशील होना, ऐसे लोगों के प्रति सहनशील होना जिनकी संस्कृति हमारे से भिन्न है, जिनकी संस्कृति हमारे से भिन्न है। सामाजिक न्याय के बाद में आएगा अपना आर्थिक न्याय। अच्छा, न्याय शब्द की जब हम बात करते हैं तो न्याय संविधान में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से 3 हैं? हाँ, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। अब देखो, सामाजिक न्याय का मतलब हो गया कि समाज में धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? इस आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि लोगों के साथ में गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव नहीं करना। यानी कि व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि संसाधनों की कमी है उसके पास, और अमीर इसलिए उसके पास संसाधन बहुत है। तो अब ये गरीब और ये अमीर, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये जो अंतराल है, इस अंतराल को मिटाना या अंतराल को समाप्त करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। ये गैप कम करना ही आर्थिक न्याय है। अगर आपसे ये पूछें कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आपको देश की गरीबी कम करनी है, तो आप कैसे करेंगे? हैं? चलिए, तो आपके पास, सबके पास अलग अलग आइडिया होना चाहिए। अभी मैं सबको एक एक करके पूछूंगा कि आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आपको देश की गरीबी मिटाने का आपको मौका मिला है और एक ही बार में आपको गरीबी खत्म करनी है, तो आप क्या करेंगे? रोजगार देंगे। अच्छा, अलग होना आइडिया है, सेम नहीं होने। अब कोई ये नहीं बोलेगा रोजगार देना है, अब आपका यूनिक आइडिया आएगा। क्या दोगे गरीबी मिटाने के लिए आप? मूल्य कम करके, जो महंगी है उनका कम करके। हाँ, शाबाश। हैं? गरीबों को हटाई देंगे। अच्छा, गरीबों को पैसे देंगे, नोट छाप छाप कर उनको 15-15 लाख रुपए मित्रों आपके अकाउंट में 15-15। हाँ, क्या बताया? अच्छा, आपका आइडिया बताइए, गरीबी कैसे मिटाएंगे? आप प्रधानमंत्री है अभी नहीं है? हाँ, क्या बताएं? पूंजीवाद को खत्म करना। गुड, कि पूंजीवाद को खत्म करना, गरीबी मिट जाएगी। जीएसटी को अमीर और गरीब के हिसाब से बांट देना। अच्छा, उसको कम देना, मतलब गरीब कोई अगर खरीद रहा है कोई चीज तो उसको जीएसटी कम लगे, है ना? तो कैसे पता लगेगा ये गरीब है? मतलब मान लो कि आपने पेन खरीदा, इसके ऊपर जीएसटी लगाया, तो पेन अमीर खरीद रहा है गरीब खरीद रहा है, तो पता कैसे लगाएंगे कि खरीदने वाला अमीर है या गरीब है? मान लो कि एक आपके पास, दुकानदार के पास एक प्रोडक्ट है, लेने वाले 2 व्यक्ति हैं, और अब जो है गरीब के लिए उसकी कीमत 100 रुपए है और अमीर के लिए 200 रुपए है, और सामने वाला दोनों ही कह रहे हैं हम तो गरीब हैं। मतलब उसका आय प्रमाण पत्र वगैरह चेक करके, है ना? ठीक है, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आइडिया ऐसा होना चाहिए जो इंप्लीमेंट हो सके।
जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आपने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त कर दें, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। आपके पास मोबाइल है? हाँ, नहीं है। इंटरनेट है? टीवी है? नहीं, मोबाइल इंटरनेट टीवी में चलती है ना घर में? नहीं, ब्रॉडबैंड से चलती है, मोबाइल जरूरी थोड़ी है। पूंजीवाद तो फिर ये आर्थिक स्तर पर काम करें उनकी खुद मोबाइल लेकर घूम रहा है कि पूंजीवाद को खत्म कर दो। क्यों? आप तो पूंजीवाद में रंगे हुए हैं और कह रहे हो खत्म कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पूंजीवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। आप जहां बैठे हो ना, वो पूंजीवाद ही है। पूंजीवाद से रोजगार क्या नहीं मिलता है? खूब सारा मिलता है। आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पूंजीवाद है, और वो कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। सरकार से ज्यादा दे रही है। हाँ, सरकार से ज्यादा दे रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूंजीवाद खराब है, लेकिन पूंजीवाद उस समय खराब होता है जब वो सरकार के साथ मिलकर साठ-गांठ से कोई काम करे। पूंजीवाद में कंपटीशन जब होता है ना, वो जनहित में है। आप देखो कितना सारा कंपटीशन हो रहा है, टेलीकॉम कंपनी। नहीं नहीं, सारा हम नहीं कह सकते सरकार के साथ मिलकर काम करें। नहीं, ज्यादातर अगर आपको लग रहा है कि कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खत्म ही कर दो। मान लो कि कॉलेज के एग्जाम में, हर साल कॉलेज का जो अध्यक्ष का एग्जाम होता है, आपने देखा होगा, और कितनी हुड़दंगबाजी होती है, कितने लोग जो है पढ़ाई से डिस्टर्ब होते हैं। तो आप कहोगे कि ये जो कॉलेज का जो है इलेक्शन ही खत्म कर दें? कॉलेज का इलेक्शन जो होता है अध्यक्ष का, प्रेसिडेंट वाला, तो उसमें कितने स्टूडेंट जो है पढ़ाई जो है उनकी डिस्टर्ब होती है। आप कहेंगे खत्म कर दें? नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो आइडिया धांसू वाला लाओ। आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप अगर पूंजीवाद को खत्म कर देंगे ना, तो आपके पास पैसा कहां से आएगा ये बताओ। आपको पता होना चाहिए एक बात का, कि भारत सरकार के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है ना, उसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। और ये निगम कर कौन देते हैं पता है? पूंजीपति लोग, जो प्रोडक्शन बनाते हैं, जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो देते हैं। और वो 30% है, और इसका हिस्सा भारत सरकार की संचित निधि में सबसे ज्यादा है? अब देखो, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि पूंजीवाद को खत्म करने का नुकसान क्या है। बाकी देखो, अगर आप ये कहते हैं ना कि एक कौशल विकास और एक क्वालिटी वाली एजुकेशन लोगों को दी जाए, हाँ, शिक्षा भी। हाँ, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी गरीबी को मिटा सकती है। ना तो गरीबों को मिटाना है और ना अमीरों को मिटाना है। गरीबों को इतना सशक्त बना दो कि वो अपने आप करने लग जाए। सरकारी स्कूल में तो शिक्षा भी नहीं। सरकारी स्कूल के अंदर एक कानून बना दिया जाए कि जो सरकार से सैलरी लेते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। उसके बाद देखो, कलेक्टर का, एसपी का, मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर देखना सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? तो इस प्रकार के कानून होने चाहिए देश में जो उनके हित में हो। है इसका प्रस्ताव? चलो ठीक है। देखो, कैसे होगा, कब होगा, ये तो एक टाइम बताएगा। लेकिन जब हमें पूछा जाए कि आप बताएं कोई आइडिया, तो हमारे पास इस प्रकार के आइडिया थोड़ी बहुत रखा करो। और सोशल मीडिया पे तो सब लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसे आइडिया भी आप सर्कुलेट किया करो कि ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। चलिए लिखो, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इसमें आप लिखिए, गरीबी व अमीरी के मध्य अंतराल को समाप्त करना। गरीबी व अमीरी के मध्य के अंतराल को समाप्त करना। आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय कहलाता है। उसके बाद में लिखो राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस में आप लिखिए,
आओ आए, लिखो। चुनाव में भाग लेना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को चुनना, सरकार को चुनना, सरकारी योजनाओं का समान रूप से लाभ प्राप्त करना, सरकारी योजनाओं का समान रूप से लाभ प्राप्त करना इत्यादि। राजनीतिक न्याय, लाभ प्राप्त करना इत्यादि राजनीतिक न्याय है। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे, कल आपकी छुट्टी है और कल आपका टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि कल है पीटीटी का एग्जाम। और तो पीटीटी का एग्जाम देकर आए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो कल पढ़ेंगे, अगले टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे। और हम मिलेंगे मंडे को सेम टाइम। हाँ, अगले संडे तक हो जाएगा, तो इस संडे को नहीं है। ये तो मिलना चाहिए। और बताओ आप क्या सोच रहे हो, हम परफेक्ट हो गए? अगर आपको लग रहा है ना कि अब मैं परफेक्ट हो गया, तो ये गलत सोच है। परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कोई। बस हम कोशिश करें कि थोड़ा और अच्छा करने की, थोड़ा और अच्छा करने की। हाँ, ये है। तो आपके हिसाब से अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या, अभी थोड़ा कॉमन वाला चल रहा है ना, वो खत्म होने वाला है, तो आपके हिसाब से जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको बोलो अभी शुरुआत की हमने, शुरुआत में ज्यादा नंबर कहाँ से आएंगे। अब घर वाले क्या है, वो लिस्ट देखते हैं पूरी। अब लिस्ट देखते हैं तो आपसे जो 6-7 महीने पहले से पढ़ रहा है उसकी बराबरी तो आप कैसे कर सकते हैं। तो लिस्ट में क्या है कि सबकी एक साथ बनती है लिस्ट, तो वहां थोड़ा सा ये तो वेरिएशन रहेगा। लेकिन 6-7 महीने जब आपको हो जाएंगे ना, तब आप देखना आप उन नए वालों से कितने आगे रहेंगे। तो ये फर्क तो रहेगा। हाँ, क्लास के अंदर तो जैसे ये खत्म होगा ना, तो मैं क्लास में आपका टेस्ट लूंगा और क्लास में रिजल्ट आएगा। हाँ, वैसे चलता रहेगा, ये बीच में चलेगा टेस्ट। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं